चलिए आज हम लोग एविडेंस एक्ट के साथ डील करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे यही कि एविडेंस एक्ट को कैसे प्रैक्टिकल अप्रोच में पढ़ा जाना चाहिए, ठीक है ना। एक तो होता है कि हम लोग डिफिनीशन क्लॉज से स्टार्ट करते वैसे पढ़ते हैं, लेकिन वैसे पढ़ने के एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को प्रैक्टिकल अप्रोच में पढ़ना है, और जब आप प्रैक्टिकल अप्रोच में सीखने का प्रयास करेंगे तभी प्रोविज़न और सेक्शन आपको याद रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पीटी में हम लोग को सेक्शन नंबर भी पूछता है कि किस सेक्शन में क्या लिखा गया, क्या दिया गया। तो ये सब ध्यान रखने के लिए फिर मेंस में भी आपको सेक्शन याद रहना चाहिए, कोरिलेटिव प्रोविजन है वो याद रहना चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपको प्रैक्टिकल अप्रोच में सीखना पड़ेगा। तो एक एग्जाम्पल्स हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच डेवलप करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए एक एग्जाम्पल, सिंपल से एक एग्जाम्पल लेते हैं। ए एलिजेज दैट बी हैज कमिटेड थेफ्ट। देखिए एक सिंपल एग्जांपल हम लोग ले लिए। इसमें ए क्या करता है, बी पे एक एलिगेशन लगाता है कि उसने क्या किया है, थेफ्ट कमिट किया है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इसके लिए क्या लाना पड़ेगा, एविडेंस के रूप में ए को क्या लाना पड़ेगा और क्यों एविडेंस लाने की जरूरत पड़ेगा ये भी समझते हैं। देखिए हम लोग का जो लॉ है वो क्या है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है। और आप जानते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में क्या होगा कि आप किसी को अगर कोई एलिगेशन लगाते हैं तो सर्वप्रथम आपको क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। आप जब तक प्रूव नहीं कर देते हैं तब तक उसको आप हम लेवल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसके अगेंस्ट एलिगेशन प्रूव करने के लिए आपको क्या क्या एविडेंस देना पड़ेगा। क्या आप कुछ भी एविडेंस के रूप में लेकर के आ जाएंगे, या कुछ ऐसा सर्टेन लॉ में बना या फिक्स कर दिया गया कि ये सर्टेन चीज आप एविडेंस के रूप में ला सकते हैं। तो क्या होगा कि हमारे लॉ में फिक्स किया गया है कि आप कुछ सर्टेन चीज को एज एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं कोर्ट को, किसी भी चीज को आप एज एविडेंस लेकर के नहीं आ सकते हैं। तो कौन सा सेक्शन बताता है कि आप एविडेंस के रूप में क्या लेकर के आएंगे इस एलिगेशन को प्रूव करने के लिए। तो कौन सा सेक्शन बताता है, सेक्शन 5 ऑफ एविडेंस एक्ट। अब इतना तो आपको क्लियर हो गया कि हमें एविडेंस के रूप में क्या लेकर के आना है, ये हमको कौन सा सेक्शन बताता है, सेक्शन 5 बताता है। अब हम लोग जान लेंगे कि सेक्शन 5 क्या आपको लाने के लिए कहता है, क्या एज एविडेंस आप लेकर के आएंगे। तो सेक्शन 5 कहता है कि कोई भी आदमी दो चीज एज एविडेंस के रूप में ला सकता है। क्या, एक तो फैक्ट एंड इशू से रिलेटेड और दूसरा रेलिवेंट फैक्ट। ये क्लियर हो गया कि सेक्शन 5 से आपको ये पता चल गया कि फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड एविडेंस आप ला सकते हैं, अदरवाइज और किसी फैक्ट से रिलेटेड एविडेंस नहीं प्रोड्यूस कर सकते। अब हम लोग समझते हैं कि फैक्ट एंड इशू है ही क्या, फैक्ट एंड इशू है क्या। तो आप जानते हैं कि फैक्ट एंड इशू क्या होता है, एक लीडिंग फैक्ट होता है जो कोर्ट को डिसाइड करना होता है, ठीक है। तो किसी भी ऑफेंस का लीडिंग फैक्ट होगा क्या, क्या होगा लीडिंग फैक्ट। तो आप जानते हैं कि हर ऑफेंस में हमको डिसाइड ही क्या करना होता है, एक्टस रियस और मेंस रिया डिसाइड करता है। तो हमारे फैक्ट एंड इशू में क्या आ जाएगा, एक्टस रियस और मेंस रिया आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो एक चीज आपको पता चल गया कि एक्टस रियस में क्या है, फैक्ट एंड इशू में क्या है, एक्टस रियस और मेंस रिया। अब हम लोग समझते हैं कि रेलिवेंट फैक्ट में क्या क्या आएगा, रेलिवेंट फैक्ट में क्या क्या आएगा। तो देखिए रेलिवेंट फैक्ट में कहा गया कि हर वो लॉजिकल फैक्ट आप लेकर के एज ए रेलिवेंट फैक्ट आ सकते हैं जो 6 से लेकर के 55 के बीच में फॉल करता हो। मतलब अगर 6 से लेकर के 6 to 55 में आपको अगर फैक्ट फॉल कर रहा है तो उसको एज ए रेलिवेंट फैक्ट आप एविडेंस के रूप में ला सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके कंक्लूजन को आप पहुंचिएगा तो इससे क्या क्लियर हो गया कि अगर कोई भी आदमी अगर कोर्ट में कोई एविडेंस प्रोड्यूस करना चाहता है तो वो किससे रिलेटेड एविडेंस ला सकता है, फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट। इतना क्लियर हो गया। देखिए यहीं पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या इररेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड आप एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं कोर्ट में, इररेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकता है। अभी तो आप क्या पढ़े कि कोई भी आदमी अगर एविडेंस लाना चाहता है कोर्ट में तो किससे रिलेटेड एविडेंस ला सकता है, या तो फैक्ट एंड इशू से रिलेटेड एविडेंस हो या रेलिवेंट फैक्ट से। क्या इररेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड एविडेंस ला सकता है, एक क्वेश्चन हम लोग फ्रेम करते हैं।
देखिए सेक्शन 5 से एक क्वेश्चन निकल करके आता है। सेक्शन 5 में क्या कहता है कि कोई भी आदमी एविडेंस कहाँ तक कन्फाइन करता है। सेक्शन 5 कहता है या तो आप फैक्ट एंड इश्यूज रिलेटेड एविडेंस लेकर के या तो रेलिवेंट फैक्ट से। तो यही पर क्वेश्चन है तो क्या आप इरेलीवेंट फैक्ट रिलेटेड एविडेंस एडमिसिबल होगा? तो आंसर क्या होगा? यस। क्या होगा आंसर? यस। अब इसको एक एग्जांपल समझते हैं कि इरेलीवेंट फैक्ट एविडेंस कैसे कोई आदमी ला सकता है और कैसे उस एविडेंस को हम इरेलीवेंट एविडेंस कहेंगे। देखिए सपोज कीजिए देखिए एक हम एग्जांपल ले लिए कि ए क्या करता है कि बी के अगेंस्ट केस लाता है, ठीक है, और उस केस को प्रूव करने के लिए एक विटनेस किसको लाता है? सी को लाता है। क्लियर हो गया? इतना बात क्लियर है? अब देखिए ये जो बी है जिसके अगेंस्ट ए केस लेकर के आया है, ये क्या करता है? इसके क्रेडिट का एविडेंस लाता है, मतलब इसके इस आदमी के क्रेडिबिलिटी पर क्या लाता है? एक एविडेंस लेकर आता है कि इसका क्रेडिट, सी का क्रेडिट जो है वो ठीक नहीं है। अब देखिए इस केस में सी का जो कैरेक्टर है या उसका क्रेडिट वो तो ना तो फैक्ट एंड इशू ना तो रेलिवेंट फैक्ट है, तो इसका एविडेंस कैसे ला सकते हैं? जबकि सेक्शन 5 क्या कहता है? समझिए एक बात को। देखिए पहले तो इस एग्जांपल को समझिए। क्या कर रहा है एग्जांपल? एक सिचुएशन क्या कर रहा है कि ए जो है वो बी के अगेंस्ट क्या लेकर कर रहा है? एक केस इंपोज कर रहा है और उस केस को प्रूव करने के लिए वो क्या ला रहा है? सी को एज ए विटनेस लेकर के आ रहा है। अब बी क्या कर रहा है? जो डिफेंडेंट है वो सी के अगेंस्ट सी के क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन अराइज करता है और उसके सपोज कि उसके कैरेक्टर्स रिलेटेड क्या करता है? एक एविडेंस लेकर के आता है। तो इस केस में विटनेस का कैरेक्टर तो कोई ना तो फैक्ट एंड इशू ना तो रेलिवेंट फैक्ट है। तो जहां पर कोई भी चीज ना तो फैक्ट एंड इशू ना ही रेलिवेंट फैक्ट, वो क्या हो गया? इरेलीवेंट फैक्ट हो गया। क्या हो जाएगा? इरेलीवेंट फैक्ट। अब क्वेश्चन यही क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या इरेलीवेंट फैक्ट से रिलेटेड बी को राइट होगा कि इसके क्रेडिबिलिटी से रिलेटेड एविडेंस लाए? तो उसका राइट होगा। और यही हम लोग पढ़ेंगे कि कहां पर उसको राइट है, कहां पर बी को राइट है कि सी के क्रेडिट को इंपीच करने के लिए एविडेंस ला सकता है। तो जब आप सेक्शन 155 एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे, जब आप सेक्शन 155 ऑफ एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे तो ये क्या बताता है? ये सेक्शन 155 एविडेंस एक्ट कहता है कि कोई भी डिफेंडेंट जो है किसी विटनेस के क्रेडिट को इंपीच करने के लिए आप क्या ला सकते हैं? एविडेंस ला सकते हैं। इट मींस यहां से क्या क्लियर हो गया कि कोई भी आदमी फैक्ट एंड इशू रेलिवेंट फैक्ट के अलावा इरेलीवेंट फैक्ट का एविडेंस दे सकता है। अब देखिए एक बात और यहाँ पर एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि क्या अब हम ये कह सकते हैं कि सेक्शन 155 का जो प्रोविजन है वो सेक्शन 5 के प्रोविजन का कॉन्ट्राडिक्शन बात करता है? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि उसके कॉन्ट्राडिक्शन बात करता है? हम ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते समझिए। ये जो सेक्शन 5 का प्रोविजन है वो क्या है? एक जनरल प्रोविजन है। नोट भी करते रहिएगा। सेक्शन 5 क्या है? एक जनरल प्रोविजन है, ठीक है। और ये जो सेक्शन 155 एविडेंस ये क्या है? स्पेशल प्रोविजन। और आप जानते हैं स्पेशल प्रोविजन हमेशा किसको प्रिवेल करेगा? किस पर? जनरल प्रोविजन पर। क्लियर हो गया? चूंकि ये स्पेशल प्रोविजन है इसीलिए जनरल प्रोविजन को क्या करेगा? प्रिवेल करेगा। इट मींस हम ये नहीं कहेंगे कि कॉन्ट्राडिक्शन बात कर रहा है। ये जनरल प्रोविजन पे क्या होगा? स्पेशल प्रोविजन प्रिवेल करेगा। चलिए आई थिंक यहां तक क्लियर होगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट कर लीजिए। अब देखिए इतना तो आप लोग समझ गए कि इरेलीवेंट फैक्ट का एविडेंस भी दिया जा सकता है। और 155 में जो इरेलीवेंट फैक्ट का एविडेंस की बात किया वो क्या है? एक स्पेशल प्रोविजन है। चलिए अब देखिए जब आप सेक्शन 165 प्रोविजो पढ़ेंगे तो ये क्या कहता है आपको? सेक्शन 155 प्रोविजो जब पढ़ेंगे तो ये कहता है कि जजमेंट
जजमेंट should be based on relevant fact which is duly proved। देखिए अब इस प्रोविजन का आप लोग समझिए तब बाद में लिखिएगा। देखिए सेक्शन 165 प्रोविजन क्या कहता है कि कोई भी जो जजमेंट होगा वो जजमेंट क्या होगा, रेलिवेंट फैक्ट पर बेस्ड होगा और वो साथ ही साथ क्या होना चाहिए, ड्यूली प्रूव्ड होना चाहिए। अब इसको समझते कि कोई भी, आप देखिए पहले मैं क्या बोला कि कोई भी आदमी एविडेंस कैसा एविडेंस दे सकता है, या तो फैक्ट एंड इशू या रेलिवेंट फैक्ट रिलेटेड। साथ ही साथ आप देखिए क्या कर रहा है कि रेलिवेंट फैक्ट तो होना चाहिए, साथ ही साथ ड्यूली प्रूव्ड भी होना चाहिए। इट मींस अगर कोई फैक्ट जो 6 से लेकर के 55 तक आता है, अगर वो ड्यूली प्रूव्ड नहीं तो उसको एज ए जजमेंट के लिए यूज कोड नहीं कर सकती। अब देखिए ये जो बात का ये किस पर अप्लाई होगा, जो भी जज डिसाइड करेंगे केस को वो उनको देखना है। वो जो जजमेंट पास करेंगे वो किस बेस पर पास करेंगे, रेलिवेंट के आधार पर पास करेंगे और वो रेलिवेंट एविडेंस जो क्या होना चाहिए, ड्यूली प्रूव्ड होना चाहिए। तो इट मींस ये ड्यूटी ऑफ कोर्ट है कि उसको विजिलेंट रहना है कि जो भी वो रेलिवेंट फैक्ट एडमिट करेंगे वो क्या होना चाहिए, एक तो रेलिवेंट फैक्ट होना चाहिए, जो भी फैक्ट वो एडमिट करेंगे वो फैक्ट कैसा होना चाहिए, रेलिवेंट फैक्ट होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, वो ड्यूली प्रूव्ड होना चाहिए। तो देखिए इसी कंडीशन को या इसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जज को एक पावर दिया गया सेक्शन 136 में। क्या पावर दिया, कहां पावर दिया गया, सेक्शन 136 ऑफ एविडेंस एक्ट में। अब इसको ध्यान से समझिए है क्या, इस प्रोविजन को फुलफिल करने के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सेक्शन 136 में पावर दिया गया। क्या पावर दिया गया, कहा गया है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसी रेलेवेंट फैक्ट को एडमिसिबल करेंगे या एडमिसिबल बनाएंगे या एडमिट करेंगे जो क्या हो, जो 6 से लेकर के 55 के बीच में फॉल करता हो और वो ड्यूली प्रूव्ड हो। पहला देखिए 136 पहला पैरा अगर हम पढ़ेंगे तो वो यही कहता है कि कोई भी जज जो है उसी फैक्ट को एडमिसिबल बनाएंगे या एडमिट करेंगे जो 6 से लेकर के 55 तक फॉल करता हो, 6 से लेकर 55 में फॉल करता हो, साथ ही वो क्या हो, ड्यूली प्रूव्ड हो। फर्स्ट पैरा ये बात करता है। देखिए दूसरा पैरा क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा पैरा, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात करता है। देखिए वो क्या बात करता है, सेकेंड पैरा कहता है कि अगर कोई अदरवाइज अगर किसी चीज को प्रूव करना चाह रहा है या एनीथिंग एल्स प्रूव करना चाह रहा है, क्या प्रूव करना चाह रहा है, एनीथिंग एल्स या समथिंग एल्स अगर कुछ प्रूव करना, या कोई इतना समझ लेगा कोई समथिंग अगर कुछ प्रूव करना चाह रहा है तो उसको पहले क्या प्रूव करना पड़ेगा, समथिंग एल्स प्रूव करना पड़ेगा। ये समझिए, कहा कि अगर कोई भी आदमी कुछ बात प्रूव करना चाह रहा है तो उसको समथिंग एल्स प्रूव करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि कोई डाइन डिक्लेरेशन कहाँ दिया गया है, सेक्शन 32 क्लॉज 1 में, सेक्शन 32 क्लॉज 1 में क्या दिया गया, डाइन डिक्लेरेशन दिया गया। तो डाइन डिक्लेरेशन को प्रूव करने के लिए सर्वप्रथम 36 पैरा 2 कहता है अगर कोई भी आदमी डाइन डिक्लेरेशन को अगर प्रूव करना चाहता है तो उसको सर्वप्रथम क्या प्रूव करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको डेथ प्रूव करना पड़ेगा। क्लियर है अनुपम, सबसे पहले क्या प्रूव करना पड़ेगा, डेथ प्रूव करना पड़ेगा। इट मींस इससे क्या देखिए क्या हो गया, समथिंग मतलब क्या हो गया, डाइन डिक्लेरेशन। अगर आप डाइन डिक्लेरेशन प्रूव करना तो समथिंग एल्स प्रूव करना पड़ेगा, मींस आपको डेथ प्रूव करना पड़ेगा। अब बताइए यही सेम प्रोविजन कहां पर एविडेंस एक्ट में बात करता है कि कोई भी आदमी अगर डाइन डिक्लेरेशन प्रूव करना चाहता है तो उसको सर्वप्रथम क्या प्रूव करना होगा, डेथ प्रूव करना पड़ेगा। कौन सेक्शन बताता है, सेक्शन 14 ऑफ एविडेंस एक्ट। कौन सा सेक्शन बात करता है, सेक्शन 104 ऑफ एविडेंस एक्ट। ये भी क्या कहता है कि अगर कोई भी आदमी डाइन डिक्लेरेशन को प्रूव करना चाहता है तो उसको सर्वप्रथम क्या प्रूव करना पड़ेगा, डेथ को प्रूव करना पड़ेगा। क्लियर हो गया इतना बात। चलिए तो हम लोग क्या समझ लिए कि कोई भी पर्सन क्या एविडेंस के रूप में प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, तो क्या कर सकता है, फैक्ट एंड इशू, रेलेवेंट फैक्ट, ये सेक्शन 5 आपको बताया। उसके बाद हम लोग पढ़े कि इररेलेवेंट फैक्ट का भी एविडेंस दिया जा सकता है। क्लियर हो गया। उसके बाद का हम क्या पढ़े कि 165 प्रोविजन क्या कहता है कि आपका जो जजमेंट होगा वो जजमेंट क्या होना चाहिए, रेलेवेंट फैक्ट पर वो ड्यूली प्रूव्ड होना चाहिए। क्लियर है, ड्यूली
प्रूव्ड होना चाहिए। उसके बाद उसी चीज को, उसी कंडीशन, उसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए सेक्शन 136 में जजेस को पावर दिया गया कि वो कंट्रोल करेंगे, ठीक है, कि रेलेवेंट फैक्ट जो होगा उसी लेकर वो 6 से लेकर 55 तक फॉल करना चाहिए, ड्यूली प्रूव्ड होना चाहिए। अब एक बात हम लोग ये बात करते हैं, हम लोग जब सेक्शन 165 प्रोविजो पढ़ रहे थे तो वहां हम लोग दो बात पढ़े, एक तो रेलेवेंट फैक्ट पर बेस्ड होना चाहिए, दूसरा ड्यूली प्रूव्ड होना चाहिए। अब देखिए एक क्वेश्चन रह जाता क्या, केवल जो ड्यूली प्रूव फैक्ट होगा कोर्ट उसी को एडमिट कर सकती है? कुछ ऐसा फैक्ट है जो ड्यूली प्रूव नहीं लेकिन उसको कोर्ट एडमिट करेगी, तो ऐसा फैक्ट है। अब हम लोग किस पार्ट पर बात कर रहे हैं, वो जो 165 प्रोविजन में जो लिखवाया था दूसरा पार्ट जो ड्यूली प्रूफ, उसी पर बात कर रहे हैं, ठीक है, ड्यूली प्रूफ पर। अब देखिए सेक्शन 50 से लेकर के 56 से 58 क्या बात करता है कि कुछ ऐसे फैक्ट है जिसको क्या माना जाएगा, प्रूव्ड माना जाएगा। जैसे क्या हो गया, जैसे आप सेक्शन 56 पढ़ेंगे तो क्या कहा गया, जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट के लिए जो है उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होगी। सेक्शन 56 क्या कहता है कि जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट को प्रूव करने की जरूरत नहीं होगी। चलिए 57 क्या कहा, जुडिशियल नोटिस, जिस पर कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेकर उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होगी। और सेक्शन 58 क्या बात करता है, सेक्शन 58 कहता है कि अगर कोई पार्टी किसी फैक्ट को एडमिट कर लेती है तो उस फैक्ट को प्रूव करने की जरूरत नहीं होगी। इतना बात क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग इसका दोनों पार्ट को समझ लिए कि क्या कर रहा था, फिर 156 प्रोविजन क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग समझते हैं कि रेलिवेंट फैक्ट क्या क्या है। 6 से लेकर के 55 तक जो रेलिवेंट फैक्ट है वो क्या कहता है, ठीक है, आइए उसको समझते हैं। देखिए सेक्शन 6 जो है ये आपके पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक मैक्सिम्स की बात करता है। क्या बात करता है ये सेक्शन 6, रेस जेस्टी। क्या बात करता है, रेस जेस्टी। पहले समझिए रेस जेस्टी का मतलब होता है क्या है। रेस जेस्टी मतलब क्या होता है, थिंग्स डन। पूछता है एग्जाम में, थिंग्स डन। अब देखिए मेन पार्ट सेक्शन 6 का क्या कहता है, उसको एक लाइन में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए मेन पार्ट जो सेक्शन 6 का कहता है वो क्या कहता है, समझिए। आपका मार्जिनल नोट क्या है, फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। क्या बात कर, देखिए सेक्शन 6 जो है दो तरीके सेक्शन 6, एक तो सेक्शन 6 रिलेटेड मैक्सिम से, उसको हम लोग समझिए। मैक्सिम क्या है, रेस जस्टिस का मतलब क्या होता है, थिंग्स डन, ठीक है। और सेक्शन 6 का जब मार्जिनल नोट्स देखेंगे तो क्या कहता है, फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि ए है, ठीक है, और यहां पर बी है और यहां पर सी है, ठीक है। ये ए क्या करता है, बी को गन शॉट करता है, ठीक है, इसको गोली से इसका क्या करता है, डेथ कॉज करता है। और इस बात को सी देखता है और सी क्या करता है, कराया करता है, चिल्लाता है। सी क्या करता है, चिल्लाता है, ठीक है। तो यहां पर जो सी का क्राइम है इसको क्या माना जाएगा, पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। और इसका क्राइम जो है इस केस में क्या होगा, फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन माना जाएगा। और इसका स्टेटमेंट क्या होगा, रेलेवेंट होगा। समझे इस बात को। देखिए ए जो है बी को गन शॉट करता है, गोली मारता है, ठीक है। और ये सी देखता है, सी देख करके क्या करता है, चिल्लाता है, क्रैक करता है, ठीक है। तो सेक्शन 6 कहता है कि ये जो सी का क्राइम है ये क्या माना जाएगा, फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन माना जाएगा। और ये सी का क्या होगा, वो क्राइम जो वो रेलिवेंट हो जाएगा। और कहां रेलिवेंट होगा, सेक्शन 6 में। ये आई थिंक समझ गए, ठीक। नोट करते चलिएगा, कर रहे भैया, चलिए ठीक। चलिए अब समझते हैं कि सेक्शन 7 क्या बात करता है, ठीक है। देखिए सेक्शन समझने के लिए आपको 3 कीवर्ड है, उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सेक्शन 3 में 3 कीवर्ड है, क्या क्या है देखिए।
occasion, cause and effect। सेक्शन 7 क्या बात करता है? ओकेजन, कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, तो ये तीन बात हम लोग को ध्यान रखना सेक्शन 7 से रिलेटेड। आपके पीटी में इसी तीन में से क्या करेगा? कोई एक वर्ड को हटा लेगा और दो वर्ड रखेगा, कहेगा इसमें से कौन नहीं है, या क्या होगा कि तीन अदर वर्ड देगा और एक इसमें से वर्ड रखेगा, कहेगा सेक्शन 7 से रिलेटेड कौन सा इसमें वर्ड है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेक्शन 7 क्या बात करता है? ओकेजन, कॉज एंड इफेक्ट की बात करता है। क्लियर है? चलिए ठीक है। अब देखिए हम लोग देखेंगे सेक्शन 8 क्या बात करता है। तो सेक्शन 8 क्या बात करता है? मोटिव की बात करता है, प्रिपरेशन की बात करता है और प्रीवियस एंड देखिए सेक्शन 8 जो है वो मोटिव की बात करता है, प्रिपरेशन की बात करता है और प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट की बात करता है। क्लियर है? पीटी के लिए हमारे लिए इतना सफिशिएंट है। या तो आपको पूछ देगा कि प्रिपरेशन की बात कौन सा सेक्शन करता है, क्या होगा? सेक्शन 8। आपको पूछ देगा मोटिव की बात कौन सा करता है, तो सेक्शन 8 करता है। लेकिन देखिए एक चीज ध्यान ये रखने वाली बात है कि अभी जब हम लोग सेक्शन 14 डील करेंगे तो वहां पर क्या है? सेक्शन 14 क्या बात करता है? स्टेट ऑफ माइंड का। स्टेट ऑफ माइंड में क्या क्या आता है? इंटेंशन आता है, नॉलेज आता है, मोटिव आता है। लेकिन वहां पर सॉरी मोटिव नहीं आएगा, वहां पर मोटिव नहीं आएगा, गुडविल आएगा, इलविल आएगा, लेकिन मोटिव नहीं आएगा। तो याद रखिएगा ये जो मोटिव है ये सेक्शन 14 के स्टेट ऑफ माइंड जो है उसके अंतर्गत ये मोटिव नहीं आएगा। इसके अलावा जो भी माइंड का चीज होता है वो सारा आएगा, जैसे इंटेंशन आएगा, नॉलेज आएगा, गुडविल आएगा, इलविल आएगा, लेकिन वहां पर मोटिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी सेक्शन 14 तक हम लोग डील करेंगे। क्लियर है इतना बात? जी सर। चलिए ठीक है। अब देखिए सेक्शन 9 क्या बात करता है। सेक्शन 9 को हम लोग एक मैगजीम है उसी से याद रखेंगे। ठीक है, मैगजीम क्या है ये समझिए। सेक्शन 9 क्या बात करता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ परेड की बात करता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ, ठीक है, क्या बात करता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ परेड। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि कौन सा सेक्शन आइडेंटिफिकेशन ऑफ परेड की बात करता है, तो कौन सा सेक्शन बात करता है? सेक्शन 9। चलिए ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और पूछता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ परेड कौन कौन कंडक्ट करा सकता है? किसको किसको पावर है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंडक्ट जो है सॉरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ परेड को कंडक्ट करवाए? 3 आदमी को पावर है। किसको किसको? एक तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कंडक्ट करा सकते हैं, पुलिस ऑफिसर भी कंडक्ट करा सकते हैं और एनी अदर पर्सन भी कंडक्ट करा सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ परेड को कौन कौन कंडक्ट करवा सकते हैं। तो 3 लोग, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर, एनी अदर पर्सन। ठीक है, ये 3 बात हम लोग ध्यान रखेंगे, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए ठीक है। देखिए 16 तक जो है आप जानते हैं कि 16 तक क्या हम लोग पढ़ते हैं? लॉजिकल फैक्ट जो रेलिवेंट होगा। ठीक है, उसके बाद 17 से हम लोग इंपॉर्टेंट पढ़ने लगते हैं, एडमिशन और कंफ्यूजन। यहाँ हम लोग मार्जिनल नोट सभी जान लेंगे कि क्या कहता है, सबको वर्बली जान लेंगे तो हमारे पीटी की पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और 10 समझते हैं। सेक्शन 10 क्या बात करता है? कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस ऑफ कॉमन डिजाइन। क्या बात करता है? तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि व्हिच सेक्शन टॉक अबाउट कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस ऑफ कॉमन डिजाइन। तो कौन सा सेक्शन होगा? सेक्शन 10। क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए सेक्शन 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते हैं सेक्शन 11 क्या है।
देखिए सेक्शन फिर 11 एक मैगजीन की बात करता है, क्या बात करता है? प्ली ऑफ एलिबी, प्ली ऑफ एलिबी। पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा सेक्शन 11 बात ही क्या करता है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्ली ऑफ एलिबी की बात करता है। ये मैगजीन ध्यान रखेंगे, यही हमारे पीटी में पूछा जाता है। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि प्ली ऑफ एलिबी होता है क्या है। ठीक है, सपोज कीजिए ए एक एलिगेशन लगाता है बी के अगेंस्ट कि उसने सी का मर्डर कॉज किया है 10:30 नियर पटना है को। क्लियर है? देखिए क्या कर रहा है, ए जो है वो बी पर एलिगेशन लगाता है कि उसने सी का क्या किया है, डेथ कॉज किया है 10:30 पर नियर पटना है को, बी किया है। तो सपोज कीजिए कि बी अपने आप को एक एविडेंस के द्वारा प्रूव करता है कि वो 10:30 में कहाँ था, दिल्ली में था। तो क्या ये पॉसिबल, किसी भी प्रॉब्लम सिचुएशन में ये पॉसिबल हो सकता है कि एक ही आदमी दो प्लेस पर हो? नहीं हो सकता है। यही कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, प्ली ऑफ एलिबी। क्लियर हो गया ये पॉइंट? ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम लोग सेक्शन 12 पढ़ते हैं। सेक्शन 12 में क्या बात किया गया, डैमेजेस की बात किया। एक ही कीवर्ड हम लोग याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, डैमेजेस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखेंगे क्या बात किया गया सेक्शन 12 डैमेजेस का। ठीक है, चलिए सेक्शन 13 इंपॉर्टेंट, इसको समझिए। सेक्शन 13 क्या बात करता है, सेक्शन 13 राइट्स और सेक्शन 13 राइट्स और कस्टम की बात करता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन तो यही आपको पीटी में पूछेगा, व्हिच सेक्शन टॉक अबाउट राइट्स एंड कस्टम, राइट्स और कस्टम। तो कौन बात करेगा, सेक्शन 13। लेकिन देखिए अभी एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि राइट्स एंड कस्टम का प्रोविजन और कहां-कहां दिया गया है, राइट्स और कस्टम का प्रोविजन और कहां-कहां दिया गया है। तो देखिए सेक्शन 32 क्लॉज 4 में दिया गया है, और कहां दिया गया, 32 क्लॉज 7 में दिया गया, और कहां दिया गया, सेक्शन 48 में दिया गया। ठीक है, तो सेक्शन 13 के अलावा राइट्स और कस्टम की बात कहां-कहां किया गया है, 32 क्लॉज 4 में, 32 क्लॉज 7 में और सेक्शन 48 में क्या गया। ये एग्जाम में पूछता है कि राइट्स एंड कस्टम की बात कहां-कहां किया गया है। तो 13 के अलावा 32 क्लॉज 4 में क्या गया, 32 क्लॉज 7 में और सेक्शन 48 में। क्लियर है? चलिए आगे करते हैं हम लोग। अब देखिए सेक्शन 14 क्या क्या बात किया, 14 में हम लोग समझेंगे थोड़ा सा। चलिए देखिए सेक्शन 14 जो है वो स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी एंड देखिए सेक्शन 14 यही तीन चीज की बात करता है। अगर ये तीन बात अगर आप समझ जाते हैं तो सेक्शन 14 आप समझ क्या क्या बात किया गया है, स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी एंड बॉडली फीलिंग्स की बात है। अब देखिए यही पर हम लोग को ध्यान रखना है कि स्टेट ऑफ माइंड में क्या क्या इंक्लूड किया गया है। तो देखिए स्टेट ऑफ माइंड में इंटेंशन इंक्लूड किया गया है, स्टेट ऑफ माइंड में नॉलेज इंक्लूड किया गया है, इलविल इंक्लूड किया गया है, गुडविल इंक्लूड किया गया है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि क्या इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, मोटिव नहीं किया गया। यही सबसे इंपॉर्टेंट है और लीडिंग बात है, ये याद रखिएगा। इसमें क्या सारा ऑप्शन देगा, ठीक है, और एक मोटिव भी दे देगा, कहेगा इसमें से कौन जो है सेक्शन स्टेट ऑफ माइंड में इंक्लूड नहीं है, क्या होगा, मोटिव इंक्लूड नहीं होगा, अदरवाइज सारा इंक्लूड होगा। और जब आप सेक्शन 8 का आंसर करेंगे तो वहां भी ध्यान रखना है कि वहां पर मोटिव होगा, लेकिन वहां पर क्या होगा, ये इंटेंशन, नॉलेज, ये सब नहीं आएगा। क्लियर है? चलिए
अब देखिए सेक्शन 15 में दो बात लीडिंग वर्ड है जिसको हमको याद रखना। सेक्शन 15 क्या बात करता है? इंटेंशनल और एक्सीडेंटल। क्या बात करता है? इंटेंशनल एंड क्लियर है, इंटेंशनल एंड एक्सीडेंटल का। देखिए जितना बात अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जब हम लोग रेगुलर क्लास में पढ़ेंगे तो सारे को डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। जो भी केस लॉ से रिलेटेड होगा मैं डिक्टेट भी कराऊंगा, लेकिन अभी एक बार हम लोग गो थ्रू हो लेते हैं कि क्या क्या कौन सा सेक्शन क्या बात, क्योंकि हम लोग को अभी क्या देखिए अभी जानना ही क्या है कि रेलिवेंट फैक्ट है ही क्या। तो एक जनरल इंफॉर्मेशन हम लोग रेलिवेंट फैक्ट के अंतर्गत क्या क्या आ रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग समझ रहे हैं। क्लियर है? तो सेक्शन 15 के अंतर्गत क्या क्या गया आपको? इंटेंशनल एंड एक्सीडेंटल। चलिए अब देखिए सेक्शन 16 क्या बात करता है, आपको ध्यान होगा सेक्शन 16 क्या बात करता है? कोर्स ऑफ बिजनेस का। क्या बात करता है? कोर्स ऑफ, यहां तक तो क्लियर है। तो देखिए 6 से लेकर के 16 तक के फैक्ट को क्या बोलेंगे? लॉजिकली रेलिवेंट फैक्ट बोलेंगे। तो हम लोग लॉजिकली रेलिवेंट फैक्ट के अंतर्गत क्या क्या आएगा ये तो हम लोग समझ चुके हैं। अब जो हम लोग पढ़ेंगे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब समझिए इसको क्या। अब देखिए सेक्शन 17 टू सेक्शन 23 क्या बात करता है? एडमिशन का। अब यहाँ थोड़ा सा आराम से हम लोग चीजों को समझते हैं। और सेक्शन 17 टू 23 को रेट विद किसके साथ पढ़ते हैं हम लोग? सेक्शन 31 रेट विद सेक्शन 31। इसको लास्ट में हम लोग डील करेंगे सेक्शन 31 क्या है, मतलब एडमिशन कंप्लीट करने के बाद हम उसके साथ पढ़ेंगे 31 क्या है, ठीक है। तो पहला सेक्शन हम लोग समझते हैं। पहले तो देखिए ये भी आपके पीटी में क्वेश्चन आता है कि एडमिशन को कौन से कौन सेक्शन डील करता है, तो सेक्शन 17 टू 23। क्लियर है? चलिए आइए अब हम लोग सेक्शन 17 समझते हैं। सेक्शन 17 क्या कहता है? सेक्शन 17 कहता है एडमिशन डिफाइंड। एडमिशन डिफाइंड, इससे क्या क्लियर हो रहा है कि सेक्शन 17 एडमिशन का डिफिनीशन बता रहा है, लेकिन एक्चुअल में सेक्शन 17 एडमिशन का डिफिनीशन नहीं बता रहा। वो क्या बता रहा है? मैनर बता रहा है कि कोई भी आदमी एडमिशन कैसे कर सकता है और कब उसको एडमिशन कहा जाएगा, ठीक है। तो कैसे कर सकता है इसके अंतर्गत क्या बताया गया आपको कि कहा कोई भी आदमी एडमिशन कैसे कर सकता है? या तो ओरली कर सकता है, या तो राइटिंग में कर सकता है, और या कैसे कर सकता है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। कैसे कर सकता है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ये कब ऐड किया गया है? तो कब ऐड किया गया? 17/10/2000 को। ये ध्यान रखिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी पूछ लेता है। 17/10/2000 ऐसे पूछेगा कि किस ईयर में इसको किया गया, तो कब? 2000। क्लियर है? यहां तक दिख रहा है? ध्यान रखेंगे, मैं यहां लिख देता हूं 17/10/2000। चलिए तो एक बात तो समझ गए हम लोग कि एडमिशन या तो आप ओरली कर सकते हैं, या राइटिंग में कर सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या कोई भी स्टेटमेंट एडमिशन कहलाएगा? कोई भी स्टेटमेंट जो आप देंगे वो एडमिशन हो जाएगा? नहीं। क्या कह रहा है कि वही स्टेटमेंट एडमिशन होगा जो इन्फरेंस सजेस्ट करे। किसको? फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट को। क्या कर रहा है समझिए, कर रहा है कि वही एडमिशन होगा, वही स्टेटमेंट एडमिशन होगा जो स्टेटमेंट क्या हो? एक इन्फरेंस सजेस्ट करता हो। क्या करता हो? इन्फरेंस सजेस्ट करता हो। किस तरफ सजेस्ट करता हो? इन्फरेंस सजेस्ट किस तरफ करता हो? फैक्ट एंड इशू, फैक्ट एंड इशू, इशू और रेलिवेंट फैक्ट। देखिए यहां हम क्या समझे कि कोई भी स्टेटमेंट तभी एडमिशन कहलाएगा जब वो इन्फरेंस सजेस्ट करता हो किस तरफ? फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट की तरफ। क्लियर है ये बात?
क्लियर है? चलिए ठीक है, ओके। अब हम लोग समझते हैं कि सेक्शन 18 क्या बात करता है, ठीक है। तो देखिए सेक्शन 18 जो है वो बात करता है कि कौन कौन एडमिशन कर सकता है। सेक्शन 17 में तो आप दो चीज समझे, एक कोई भी आदमी कैसे एडमिशन कर सकता है, तो ओरली कर सकता है, राइटिंग में कर सकता है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर सकता है। दूसरा कहा गया कि कोई भी स्टेटमेंट जो वो एडमिशन नहीं होगा, वो एडमिशन तभी कहलाएगा जब उसका स्टेटमेंट क्या हो, एक इन्फरेंस सजेस्ट करता हो फैक्ट इशू या रेलिवेंट फैक्ट हो। चलिए ठीक है, अब सेक्शन 18 में समझते हैं। सेक्शन 18 क्या कहता है कि कौन कौन एडमिशन कर सकता है, ठीक है। तो देखिए कौन कौन कर सकता है। पहली बात कौन कर सकता है, जो सूट लड़ता है, तो क्या होगा, पार्टी टू द सूट, पार्टी टू द। उसके बाद आप जानते हैं कि इसका क्या होगा, कोई आदमी एजेंट को भी अपॉइंट कर सकता है, तो कौन कर सकता है, एजेंट कर सकता है। और कौन कर सकता है, इसका एलआर भी कर सकता है। और कौन कर सकता है, पार्टी इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर, पार्टी इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर, मतलब उस सब्जेक्ट मैटर से कोई इंटरेस्ट रखने वाला पार्टी भी कर सकता है। या वो आदमी भी कर सकता है जो क्या करता हो, उस प्रॉपर्टी या उस थिंग का क्या प्रीवियसली टाइटल होल्ड करता हो, ठीक है। तो प्रीवियसली डिलीवर्ड द सॉरी derive the title, derive the title। सेक्शन 18 में और बातें हैं, लेकिन हम बेयर एक्ट तक अभी कन्फाइन है, तो इतने लोग क्या कर सकते हैं, एडमिशन कर सकते हैं। लेकिन देखिए सेक्शन 18 में लगभग 4 से 5 लोग करते हैं एडमिशन, ठीक है। अब हम लोग सेक्शन 19 समझते हैं, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिए। 18 तो समझ गए कौन कौन कर सकते हैं, पार्टी टू द सूट कर सकते हैं, एजेंट कर सकते हैं, एलआर कर सकते हैं, सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्टेड पर्सन कर सकते हैं, जो प्रीवियसली टाइटल को डिराइव कर रहे थे वो कर सकते हैं। चलिए ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि सेक्शन 19 में कौन एडमिशन कर सकता है। देखिए सेक्शन 19 को समझने के लिए पहले तो एक बात मैं बताता हूं, तो यहाँ कहा गया कि थर्ड पर्सन भी कर सकता है या थर्ड पार्टी भी कर सकता है। जनरली क्या होता है कि थर्ड पार्टी एडमिशन नहीं कर सकता है, थर्ड पार्टी एडमिशन नहीं कर सकता है। लेकिन सेक्शन 19 क्या कहता है आपको, सेक्शन 19 यहाँ लिख लीजिए। सेक्शन 19 कहता है कि कोई थर्ड पार्टी भी एडमिशन कर सकता है। इसको एक एग्जांपल आपकी जो बुक में इलस्ट्रेशन दिया गया उसी से समझते हैं। सपोज कीजिए कि ए एक लैंडलॉर्ड है, या सपोज कि इसके पास एक अपार्टमेंट है, ठीक है, और उस अपार्टमेंट से रेंट कलेक्ट करने के लिए वो बी को एज ए केयर टेकर क्या करता है, केयर टेकर अपॉइंट करता है। क्लियर है, एक लैंडलॉर्ड है वो क्या करता है, एक केयर टेकर रखता है रेंट कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। और इसके पास रेंटर कौन कौन है, ए है, सपोज कीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। इसमें से सी क्या होता है कि सी जनवरी का रेंट पे करता है, जबकि बी कहता है अपने लैंडलॉर्ड से, अपने ओनर से कि इसने जनवरी का रेंट नहीं दिया है, और जबकि ये रेंट दे देता है। तो ऐसे सिचुएशन में ये दोनों के बीच जो डिस्प्यूट होता है एक जनवरी मंथ के रेंट के लेकर के, इसमें अगर सी देगा, सी का क्या होगा, सी जो एडमिट करेगा वो एडमिशन क्या होगा, रेलिवेंट होगा। जनरली क्या होता है कि थर्ड पार्टी का एडमिशन रेलिवेंट नहीं होता है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में सेक्शन 19 में क्या होगा, थर्ड पार्टी का एडमिशन रेलिवेंट हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, चलिए आगे समझते हैं। आप सेक्शन 20 समझते हैं। देखिए सेक्शन 20 को याद रखने के लिए एक वर्ड आप ले सकते हैं, रेफरी। क्या ले सकते हैं, रेफरी। फिर इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, आपके जो इलस्ट्रेशन बुक में दिया गया उसी चीज को हम ध्यान रखेंगे। क्या है कि ए जो है इसके पास एक हॉर्स है, क्या है, एक हॉर्स है, और इसको किसको सेल कर रहा है, बी को कर रहा है, ठीक है। ए के पास एक हॉर्स है, उसको वो बी को सेल कर रहा है। बी पूछता है कि इस हॉर्स के क्वालिटी के बारे में बताइए, तो ये खुद ने बता करके किसको रेफर करता है, सी को रेफर करता है कि आपसे
आप सी से पूछ लीजिए कि इसका क्या क्या क्वालिटी है, ठीक है। तो सपोज कि हॉर्स रिलेटेड 3 क्वालिटी बताते हैं। ये जो सी है ये हॉर्स रिलेटेड क्वालिटी नंबर 1 2 3 3 क्वालिटी बताते हैं। लेकिन बाद में जब ये हॉर्स परचेज करके घर लेकर के जाता तो देखता है कि ये क्वालिटी है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। अब क्या करेगा, ये ऑब्वियसली इस पर सूट लेकर के आएगा। ये कहता है कि मैंने तो एडमिट ही नहीं किया था। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सेक्शन 20 क्या कहता है, आप इस एडमिशन माना जाएगा। आप अगर किसी को रेफर करते हैं तो उसके द्वारा कोई भी बात कहा गया, किसका एडमिशन माना जाएगा, माना जाएगा कि आपने एडमिट किया है। मतलब इससे आप डिनाय नहीं कर सकते हैं। क्लियरली समझ गए। देखिए फिर समझिए, ए जो है वो एक हॉर्स सेल करता है बी को। बी पूछता है कि इस हॉर्स की क्वालिटी बताइए। वो किसको रेफर करता है, कहता है इस हॉर्स के बारे में सी सारी बात जानते हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। तो सी यहाँ पर हॉर्स के बारे में जो जो बात कहेंगे वो किसके लिए एडमिशन माना जाएगा, ए के लिए माना जाएगा। क्लियर है ये। चलिए अब सेक्शन 21 समझते हैं। सेक्शन 21 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 21 दो बात करता है, एक डॉक्ट्रिन की बात करता है, आप लोग को ध्यान होगा। ये क्या बात करता है, सेल्फ सर्विंग क्या बात करता है, सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट का। दूसरा सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट। तो आप जानते हैं कभी भी सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट क्या होगा, रेलिवेंट नहीं होगा। कौन होगा, सेल्फ हार्मिंग होगा। तो ये रेलिवेंट हो जाएगा, ये रेलिवेंट नहीं, क्योंकि कोई भी पर्सन अपने आप को हार्म करने के लिए झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल सकता है। इसलिए कौन रेलिवेंट होगा, सेल्फ हार्मिंग होगा, सेल्फ सर्विंग नहीं होगा। चलिए क्लियर होगा। अब सेक्शन 21 समझते हैं, सॉरी सेक्शन 22। देखिए सेक्शन 22 भी बहुत इंपॉर्टेंट समझिए। सेक्शन 22 कहता है कि कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, कहता है कि कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए आप क्या नहीं दे सकते, ओरल एडमिशन नहीं कर सकते। कह रहा है सेक्शन 22 समझिएगा। सेक्शन 22 क्या कहता है कि कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, ओरल एडमिशन नहीं कर सकते। एक और कौन सेक्शन इससे रिलेटेड है ये बताइए। ये तो एडमिशन की बात करता है, लेकिन कौन कहता है कि कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को जो है आप केवल और केवल प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस से प्रूव कर सकते हैं, ओरल से नहीं। सेक्शन 61। सेक्शन 61 क्या कहता है, यहाँ पर कोरिलेट करके आप लिख लीजिए। सेक्शन 61 क्या कहता है कि कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट में बी प्रूव आइदर बाय प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस। क्लियर है बात। इट मींस यहां से क्या क्लियर हुआ, सेक्शन 22 कहता है कि अगर कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर कोई आदमी एडमिशन करता है तो वो ओरल एडमिशन नहीं कर सकता है। और दूसरा सेक्शन 61 क्या कहता है, अगर उसको प्रूव आप करना चाहते हैं तो प्रूव किससे कर सकते हैं, या तो प्राइमरी या तो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट से। तो ये देखिए सेक्शन 20 का एक जनरल प्रोविजन हो गया, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या कहता है, सेक्शन 22 का एक्सेप्शन क्या कहता है। ठीक है, कहा कि अगर कोई डॉक्यूमेंट सपोज कीजिए, अगर किसी डॉक्यूमेंट के लिए अगर आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, कहा कि अगर किसी डॉक्यूमेंट, ये एक्सेप्शनल रूल है सेक्शन 22 का, कहा कि अगर किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी एविडेंस अगर आप दे सकते हैं, अगर सिर्फ सेकेंडरी एविडेंस देने का राइट है आपको सेक्शन 65 में, तो आप क्या कर सकते हैं, ओरल एविडेंस उसका दे सकते हैं। और दूसरा क्या कहता है, अगर किसी डॉक्यूमेंट के जेन्युइननेस पर ही क्वेश्चन अराइज हो गया हो, कोई भी डॉक्यूमेंट जेन्युइन है या नहीं, अगर इस पर क्वेश्चन अराइज हो गया हो, तो ऐसे सिचुएशन में भी आप क्या कर सकते हैं, ओरल एडमिशन कर सकते हैं। देखिए जनरल रूल समझिए। जनरल रूल कहता है कि कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं, ओरल एडमिशन नहीं कर सकते। ठीक है, इसी को स्ट्रेंथन कौन करता है, सेक्शन 61 कहता है कि अगर कोई कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को प्रूव करना चाहता है तो उसको प्रूव करने के लिए क्या देना पड़ेगा एज एविडेंस, या तो प्राइमरी एविडेंस देना होगा या तो सेकेंडरी देना पड़ेगा। लेकिन सेक्शन 22 एक्सेप्शन क्या बात करता है, एक्सेप्शन कहता है कि अगर किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए अगर आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं
तो ऐसी सिचुएशन में आपको ओरल है उसका कंटेंट और डॉक्यूमेंट का ओरल एडमिशन आप कर सकते हैं। या दूसरा कह रहा है कि अगर किसी डॉक्यूमेंट के जेन्युइननेस पर अगर क्वेश्चन अराइज हो गया तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि आप ओरल एडमिशन कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब समझते हैं हम लोग सेक्शन 23। देखिए सेक्शन 23 में भी दो बात है, एक जनरल रूल है, एक्सेप्शनल रूल है। जनरल रूल क्या कहता है कि सिविल केसेज में आप क्या होगा, एडमिशन वैलिड नहीं होगा। जैसे एक बात बताते हैं, सपोज कीजिए जनरल रूल की बात करते हैं, दो पार्टी है सिविल केसेज में, वो एडमिट कर लेता है कि इस बात को हम लोग कोर्ट के सामने नहीं रखेंगे, ठीक है, तो उस बात को वो कोर्ट के सामने, उस एडमिशन को कोर्ट के सामने नहीं रखा जा सकता। या दूसरा बात क्या कहता है, अगर कोर्ट को फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस से ये इन्फर होता है, ये लगता है कि पार्टी इस एडमिशन को कोर्ट के सामने नहीं लाना चाहती थी या उस एग्रीड था कि इस चीज को नहीं लाया जाएगा, वैसा चीज अगर कोर्ट के सामने रखा जाता है तो उसको एक्सेप्ट 23 में वैसे एडमिशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दो बात समझे कि नहीं? देखिए मैं दो बात कर रहा सेक्शन 23 में, अगर पार्टी ऑलरेडी क्या है, एग्रीड है कि हम जो एडमिशन कर कुछ एक्सप्रेस एडमिशन कर रहा है, इस बात को हम कोर्ट के सामने नहीं लेके जाएंगे, तो उसको बाद में डिस्प्यूट होने पर कोर्ट के सामने अगर लाएंगे तो एडमिसिबल नहीं होगा। दूसरा कहा कि अगर कोर्ट को फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऐसा लगता है, ऐसा इन्फर होता है कि पार्टी इसको कोर्ट के सामने नहीं लाना चाहती थी, ठीक है, पहले एग्री थी कि इसको कोर्ट के सामने नहीं लाना, ऐसे सिचुएशन में अगर लाते हैं तो क्या होगा, एडमिसिबल नहीं होगा 23, ठीक है। अब देखिए इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, देखिए 126 क्या है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की बात करता है, जहां आपको एडवोकेट होती है, आपका एक्सप्लेनेशन में दिया गया, तो वहां पर देखिए एक चीज याद रखेंगे एक्सेप्शन में, सपोज कीजिए कि ऐसे अगर एडवोकेट को आप कोई सपोज की ऑफेंस कर दिए हैं आप, और आप आते हैं अपना प्लीडर अपॉइंट करते रखते हैं, उनसे अगर मान लीजिए कि आप बता देते हैं कि आई हैव कमिटेड मर्डर ऑफ बी, तो ये क्या होगा, ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन होगा, इसको एडवोकेट नहीं रख सकते हैं कोर्ट के सामने। लेकिन अगर कोई और ऑफेंस के लिए आप प्लान कर रहे हैं और उस चीज को एडमिट करते हैं किसके पास, एडवोकेट के पास, तो कहा गया सेक्शन एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, ऐसे सिचुएशन में कंपेल, जो कंपेलिंग है उस पर अप्लाई नहीं होगा, मतलब उसके लिए आपको कंपेल किया जा सकता है उस एविडेंस को देने के लिए। क्लियर हो गया? अब क्या हो गया, सेक्शन 17 से लेकर के 23 तक क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन अराइज होता है कि इस एडमिशन का क्या इंपैक्ट होगा, ठीक है, ये जो कोई एडमिट करते हैं इसका एविडेंसी वैल्यू क्या होगा, इसका 17 से लेकर 23 का एविडेंसी वैल्यू क्या होगा, तो ये एविडेंसी वैल्यू कौन बताता है, सेक्शन 31। और सेक्शन 31 क्या कहता है, सेक्शन 31 कहता है कि कोई भी अगर एडमिट करता है तो उस पर क्या अप्लाई होगा, एस्टॉपेल अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा, एस्टॉपेल। और एस्टॉपेल क्या होता है समझ लीजिए, एस्टॉपेल कहता है कि कोई भी पर्सन आपके बात पर विश्वास करके, आपके बात पर फेथ करके, और केवल फेथ से ही नहीं काम चलेगा, फेथ करके वो क्या करता है, एक फर्दर स्टेप भी लेता है, एक फर्दर स्टेप भी लेता है, तो वो क्या होगा, वो एस्टेपल कहलाएगा। जैसे एक आप जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे तो वहां पर एक केस है केदारनाथ वाला, उसमें क्या होता है कि एक पर्सन से जाकर के चंदा मांगा जाता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, एग्री हो जाते हैं, सपोज कि 1 लाख रुपए देने के लिए एग्री हो जाते हैं, तो उन्हीं के इस एग्री होने पर वो क्या करते हैं, इसी आधार पर कुछ रॉ मटेरियल कंस्ट्रक्शन के लिए मंगवा लिया जाता है, बाद में वो क्या करते हैं, डिनाई कर देते हैं, तो उस पर क्या अप्लाई हो जाता है, स्टॉपर। क्यों, देखिए एक तो क्या होता है, उस पर फेथ कर लिया जाता है, पहले तो वो एग्री होता है, ठीक है, और उसके उस एग्रीमेंट पर उसके उस बात पर क्या करता है, फेथ करके क्या करता है, एक फर्दर स्टेप भी ले रहा है। फर्दर स्टेप क्या ले रहा है, कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ रॉ मटेरियल, सपोज कि बालू सीमेंट की जरूरत है तो वो भी ले आता है, तो क्या होगा, वो स्टॉपेज। स्टॉपेज समझ गए, पहले तो उस पर आपको फेथ होना चाहिए, और फेथ के साथ क्या क्या किए हो आप, उसी फेथ पर आप प्रोसीड फर्दर कर दिए, मतलब एक कदम आगे बढ़ा दिए, ठीक है। तो स्टॉपेज आप समझ गए, तो इट मींस क्या क्लियर हो गया कि सेक्शन 17 से लेकर के 23 तक जो एडमिशन की बात किया, उस एडमिशन का एविडेंसी वैल्यू क्या होगा, उस पर स्टॉपेज अप्लाई होगा। चलिए ठीक है, एक चीज तो हम लोग क्लियर कर ली, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सेक्शन 24 to 30 क्या बात करता है, 23 हम लोग पढ़ लिए, सेक्शन 24 to 30 क्या बात करता है,
या चलिए सेक्शन 24 से देखिए। अब इसके बाद क्या आगे बात क्या है, कन्फेशन की बात क्या है, क्या बात क्या गया, कन्फेशन। समझते हैं कन्फेशन। देखिए सेक्शन 24 पढ़ने के लिए आपको 3 बात अगर आप समझ गए तो आप कुछ 24 समझ गए। क्या है देखिए, सेक्शन 24 कहता है कि अगर कोई इंड्यूस करके, ठीक है, कोई अगर इंड्यूस करके या प्रॉमिस करके या थ्रेट करके, इंड्यूस करके, प्रॉमिस करके या थ्रेट करके अगर कोई किसी से कन्फेस कराता है कोई बात, तो वो कन्फेशन क्या होगा, रेलिवेंट नहीं होगा। इतना बात क्लियर हो गया कि सेक्शन 24 कहता है कि अगर कोई भी पर्सन इंड्यूसमेंट के आधार पर या प्रॉमिस के आधार पर या थ्रेट करके अगर कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट किसी से लेता है तो वो क्या होगा, रेलिवेंट नहीं होगा। लेकिन इसी के साथ हम कौन सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन 28। सेक्शन 28 क्या कहता है, कहता है कि अगर कोई पर्सन ये प्रूव कर देता है कि कन्फेशनल स्टेटमेंट इंड्यूसमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं है या प्रॉमिस के आधार पर नहीं लिया गया या थ्रेट पर नहीं लिया गया, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, वो एडमिशन रेलिवेंट हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सेक्शन 25 बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए क्या कहता है। सेक्शन 25 क्या कहता है कि कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर will not be relevant। अगर पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन किया जाता तो सेक्शन 25 क्या कहता है, वो कन्फेशन रेलिवेंट नहीं होगा। क्लियर है। अगर सेक्शन 25 क्या कहता है, अगर पुलिस ऑफिसर से अगर कन्फेशन किया जाता तो वो कन्फेशन क्या होगा, रेलिवेंट नहीं होगा। चलिए अब देखिए सेक्शन 26 थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझना अच्छे से। और ये देखिए कहता है कि अगर पुलिस कस्टडी में, ये बात याद रखिएगा, पुलिस कस्टडी में क्या है, पुलिस कस्टडी में, ठीक है, अगर कोई पर्सन पुलिस कस्टडी में इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, ये सबसे लीडिंग पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगर कोई पर्सन पुलिस कस्टडी में इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर कन्फेशन करता है तो वो कन्फेशन क्या होगा, तब ये कन्फेशन क्या होगा, वैलिड होगा या रेलिवेंट होगा। क्लियर हुआ। देखिए फिर से मैं बताता हूँ। सेक्शन 26 कहता है कि अगर पुलिस कस्टडी में कोई पर्सन इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, ये लीडिंग वर्ड है, ध्यान रखिएगा, इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट अगर कन्फेस करता है तो वो कन्फेशन क्या होगा, रेलिवेंट होगा। चलिए ठीक है। सेक्शन 27 समझिए। सेक्शन 27 ऐसे जनरली हम क्या रखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, डिस्कवरी स्टेटमेंट। एक क्वेश्चन पूछता है कि किसमें 27 को क्या किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, तो काठी कानून में क्या किया गया, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग मेंस क्लास में, जनरल क्लास में अगर डील करेंगे तो वहां पढ़ेंगे कि क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसको डिक्लेयर किया गया था, काठी कानून। देखिए समझते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि ए एक एक्यूज है, ठीक है, इसको पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करती है, ठीक है। ये 2 स्टेटमेंट देता है। क्या देता है, आई हैव कमिटेड द मर्डर ऑफ बी। एक स्टेटमेंट क्या देता है, आई हैव कमिटेड द मर्डर ऑफ बी, कहता है मैंने बी का मर्डर किया है। दूसरा क्या करता है, आई हिडन I have hidden चलिए I have hidden that gun so and so place। अब देखिए यहां समझिए बात को। यहां देखिए ये पहला जो स्टेटमेंट ये रेलिवेंट होगा नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई भी अगर गिल से रिलेटेड अगर कुछ कन्फेशन करता है पुलिस ऑफिसर तो क्या होगा 25 में ये रेलिवेंट तो नहीं होगा। सॉरी ये क्या होगा 25 में रेलिवेंट
नहीं होगा, इतना तो क्लियर है कि 25 रेलिवेंट नहीं होगा। लेकिन ये स्टेटमेंट कहाँ रेलिवेंट हो जाएगा? सेक्शन 27। क्या है ये? डिस्कवरी है। ये कहाँ हो जाएगा रेलिवेंट? 27। 28 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिए 24 के साथ। बात करता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन से। सेक्शन 29 क्या बात करता है? एक्स्ट्रा जुडिशियल क्या बात करता है? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। क्लियर है? चलिए आज यहीं तक रखते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे तो आगे बात करेंगे। ठीक है।